हेलो और अस्सलाम वालेकुम। आज मैं वर्डप्रेस ट्यूटोरियल सीरीज़ का आगाज़ कर रहा हूँ और इससे पहले मैंने इंग्लिश ज़बान में कुछ ट्यूटोरियल्स बनाए हैं यूट्यूब पे। अब कुछ दोस्तों की फरमाइश पे इरादा किया है कि ट्यूटोरियल को उर्दू ज़बान में बनाया जाए ताकि सब लोग इसको समझ सकें। तो आज हम इसका आगाज़ करेंगे। सबसे पहली बात तो ये समझना ज़रूरी है कि वर्डप्रेस बेसिकली है क्या चीज़। सो वर्डप्रेस जो है वो एक फ्रेमवर्क होता है जिसके ज़रिए आप वेबसाइट्स बना सकते हैं आसानी के साथ। वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट के प्रोसेस को इंतहाई सिंपल कर देता है और अगर आपको वर्डप्रेस का कॉन्सेप्ट है तो बहुत आसानी के साथ वर्डप्रेस को यूज़ करते हुए वेबसाइट बना सकते हैं। वर्डप्रेस के अंदर यानी कि आप वर्डप्रेस को इस्तेमाल करते हुए सिंपल से सिंपल साइट जिसको हम 5 पेजर कहते हैं, मीन्स 5 पेजेस वाली साइट भी आसानी से बनाई जा सकती है। और एडवांस कॉन्सेप्ट्स लाइक जिस तरह से आप देखते हैं अलीबाबा या दराज है, इस तरह की साइट्स भी वर्डप्रेस के अंदर बनाई जा सकती हैं अगर आपको उसका कॉन्सेप्ट जो है वो आता है। बेसिक कॉन्सेप्ट इन साइट्स का इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता, तो बेसिकली ये इस तरह की साइट्स कहलाती हैं मल्टी वेंडर साइट्स। तो आप अगर वर्डप्रेस को समझ लें और इस ट्यूटोरियल को कंप्लीट करने के बाद मुझे यकीन है कि आप इस किस्म की साइट जो है वो आसानी के साथ बना सकेंगे। सबसे पहले मैं अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। मेरा नाम असद अली सिद्दीकी है और मैं वर्डप्रेस के अंदर तकरीबन 7-8 साल से काम कर रहा हूँ। वेबसाइट्स डेवलप करता हूँ और काम का आगाज़ मैंने किया freelancer.com से। वहाँ से काम लेके तो freelancer.com पे ही क्लाइंट्स को उनके अपनी जो क्लाइंटल बनाई एंड देन अब मैं अपना काम घर बैठ के वेबसाइट्स वगैरह बनाता हूँ इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए। इस काम की खूबी ये है कि आप घर बैठकर काम करते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, किसी ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं, आप घर बैठ के काम करते हैं और जो आपकी पेमेंट्स होती हैं वो डॉलर्स में आती हैं। तो जो हमारी लोकल मार्केट में डॉलर के रेट का बढ़ने से जो परेशानी आम लोगों में फैलती है, वो जो लोग इस ऑनलाइन डेवलपमेंट के साथ लिंक्ड होते हैं उनको ये परेशानी ज़रा सी कम होती है। इवन थोड़ा बहुत बंदा मुतमईन रहता है कि चलो डॉलर का रेट बढ़ रहा है तो साथ ही साथ हमारी जो पेमेंट्स होती हैं वो भी बढ़ती रहती हैं। तो इस काम को करने का जो फ़ायदा है वो ये है कि आप डॉलर के रेट के बढ़ने से आपकी जो अर्निंग है वो इतनी ज़्यादा मुतासिर नहीं होती, बल्कि निस्बतन थोड़ी सी बेहतर हो जाती हैं। और वर्डप्रेस की एक और खूबी ये है कि वर्डप्रेस को आप अपने किसी भी यानी कि इसके लिए कोई इतना ज़्यादा एडवांस्ड कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी कंप्यूटर के ऊपर जिस पर विंडोज 7 चल रही है या उसे अपर विंडोज 10 मीन्स किसी भी किस्म के सादा से कंप्यूटर के ऊपर आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं और अच्छी से अच्छी और एडवांस से एडवांस डेवलपमेंट आप उसके ऊपर आसानी के साथ कर सकते हैं। सो इसके लिए किसी किस्म के बहुत एडवांस्ड सिस्टम की या बहुत ज़्यादा रैम और या बहुत ज़्यादा प्रोसेसर स्पीड की ज़रूरत नहीं होती। एक आम से एक्सेप्टेबल लेवल के लैपटॉप के ऊपर या कंप्यूटर के ऊपर आसानी के साथ वर्डप्रेस की साइट्स बनाई जा सकती हैं। अच्छा, जब मैं कह रहा हूँ ना वर्डप्रेस की साइट, इसका ये मतलब नहीं कि वर्डप्रेस की साइट को वेबसाइट से अलग चीज़ होती है। वर्डप्रेस साइट इज़ वेबसाइट। सो हम एक नॉर्मल वेबसाइट जो है वो वर्डप्रेस के अंदर बना सकते हैं। क्योंकि मैं ताल्लुक वर्डप्रेस से, तो मैं नॉर्मली उसको वर्डप्रेस साइट कहता हूँ, लेकिन बेसिकली हम किसी भी किस्म की साइट जो है वो आसानी के साथ वर्डप्रेस के अंदर बना सकते हैं। ये हमारी वो साइट है जहाँ से हम wordpress.org, यहाँ से हम वर्डप्रेस को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर जो लेसन की डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर मैंने ये लिंक दिया है। इस लिंक के ज़रिए वर्डप्रेस को डाउनलोड किया जा सकता है। मैं पूरे प्रोसेस से गुजरूंगा ताकि आपको सब कुछ आसानी के साथ समझ आ सके। नाउ सबसे पहले अपने सिस्टम पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए या वर्डप्रेस चलाने के लिए हमें जो सबसे पहली चीज़ चाहिए होती है वो चाहिए होता है वैम्प सर्वर। अच्छा, वैम्प सर्वर वो सर्वर है जो हम जब अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल कर लेते हैं तो उस कंप्यूटर के ऊपर आसानी के साथ PHP चल सकती है और जब हमारी PHP चलना शुरू होती है और डेटाबेस वगैरह इस वैम्प के सर्वर के ज़रिए बनाए जा सकते हैं, तो जब हम डेटाबेस बन जाती है, PHP वगैरह चलना शुरू हो जाती है, तो आसानी के साथ हम उस सिस्टम पर वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं। और वेब सर्वर को इंस्टॉल करने के लिए कोई ज़्यादा सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं है। किसी भी आम से सिस्टम के ऊपर आसानी के साथ वेब सर्वर इंस्टॉल हो जाता है
और वंस आपका वेब सर्वर जब आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल हो जाएगा तो उसके ऊपर आप आसानी के साथ वर्डप्रेस इंस्टॉल करके वेबसाइट बना सकते हैं। नाउ अब हम वेब सर्वर के लिंक पे जाएंगे। यहाँ से हम लिंक कॉपी करते हैं और वेब सर्वर के लिंक पे जाके यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया हुआ है और मैं एंटर प्रेस करूंगा और ये वेब सर्वर की साइट जो है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ से मैं डाउनलोड्स पे जाऊंगा और सबसे पहले हम वेब सर्वर को डाउनलोड करेंगे। विंडोज़ 10 के लिए हमें 64 बिट जो है वो चाहिए होगा। विंडोज 7 है मेरे पास तो मेरे पास 32 बिट भी चल जाता है, 64 भी चल जाता है, लेकिन ये है कि मैं 32 बिट जो वेब सर्वर है वो डाउनलोड करूंगा। क्लिक करूंगा, ये डायलॉग बॉक्स मेरे सामने आ जाएगा और इस पे मैं इस लिंक पे क्लिक करूंगा और डाउनलोड प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। इससे जब तक ये डाउनलोड हो रहा है इस दौरान मैं आपको बताऊं कि मैं इससे पहले इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ट्यूटोरियल का आगाज़ किया हुआ है, लेकिन कुछ दोस्तों ने स्पेशल फरमाइश की थी कि इंग्लिश लैंग्वेज की बजाय आप उर्दू लैंग्वेज में भी साथ ही साथ ये ट्यूटोरियल स्टार्ट करें, तो आज मैं उर्दू लैंग्वेज के अंदर ट्यूटोरियल स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये तकरीबन 16-17 लेसन्स जो है इंग्लिश लैंग्वेज में बने हुए हैं। कुछ शख्स अगर बहुत स्पीड के साथ करना चाहता है तो वो इन लेसन्स को फॉलो कर सकता है, लेकिन उर्दू लैंग्वेज में मेरा प्रोग्राम ये है कि मैं जितने ज़्यादा लेसन्स इंग्लिश लैंग्वेज में बनाए उससे कम लेसन्स उर्दू लैंग्वेज में बनाऊँ और जो वीडियोस की जो लेंथ है वो थोड़ी सी इंक्रीज कर दूँ ताकि 1, 2, 3 लेसन्स जो है वो एक ही वीडियो के अंदर कवर हो जाए, ताकि आप स्पीड के साथ इस कॉन्सेप्ट को समझ सकें। अच्छा, वेब सर्वर हमारा डाउनलोड हो रहा है, इस दौरान हम वर्डप्रेस को भी डाउनलोड स्टार्ट कर देते हैं। ये हमारी वर्डप्रेस साइट है wordpress.org। ये लिंक है जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस लिंक को इस्तेमाल करते हुए हम इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ से हम गेट वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे और डाउनलोड एंड इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो हम इस पेज पर आ गए हैं। यहाँ से हम डाउनलोड वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे। उम्मीद है ये स्टार्ट हो जानी चाहिए। लेटेस्ट हो गया। अच्छा, बैकग्राउंड में ये वर्डप्रेस डाउनलोड से शुरू हो गई थी, लेकिन ये है कि फ्रंट एंड पे नज़र नहीं आ रही। सो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये पॉपअप अपीयर हो जाएगा और बैकग्राउंड में डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगी। इस कोर्स के दौरान हम ये पॉपअप्स वगैरह भी देखेंगे कि किस तरह से ये पॉपअप्स बनाए जाते हैं। बेसिकली ये पॉपअप्स जो है वो jQuery में बने हुए होते हैं, तो हम इन ट्यूटोरियल्स के दौरान इनको भी कवर करेंगे कि हम किस तरह से अपनी वेबसाइट के अंदर jQuery का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, जब तक ये डाउनलोड हो रहा है हम समझ लेते हैं कि हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स वर्डप्रेस वेबसाइट बनाने के लिए हमें बेसिकली क्या कुछ चाहिए होगा। तो हमें सबसे ज़्यादा और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी ये वेब सर्वर। हमें अपने सिस्टम पर ये वेब सर्वर इंस्टॉल करना होगा। दूसरी चीज़ जो हमें चाहिए वो हमें चाहिए वर्डप्रेस का पैकेज या वर्डप्रेस की जिप फाइल हमें मिल जाएगी, जिसको जब डाउनलोड हो जाएगी तो हम इसको इंस्टॉल करके अपने सिस्टम पे चला लेंगे। तीसरी चीज़ जो हमें चाहिए होगी वो हमें ये चीज़ है, इसको बोलते हैं एडोब ड्रीमवीवर। मेरे पास CS4 है, आप एडवांस्ड वर्जन भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इसे लोअर वर्जन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि डेवलपमेंट के लिए, वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए किसी ज़्यादा एडवांस, स्पेशली वर्डप्रेस डेवलपमेंट के लिए किसी ज़्यादा एडवांस्ड टूल की ज़रूरत नहीं होती है। हम दरमियाने लेवल के टूल्स को इस्तेमाल करते हुए बहुत अच्छी डेवलपमेंट कर लेते हैं। ऐसे टूल्स जो कि हमारे सिस्टम पर स्पीड के साथ चले। फॉर एग्जांपल, मैं अपने सिस्टम पर अगर कोई एडोब का ज़्यादा एडवांस वर्जन इस्तेमाल कर लूँगा तो बजाय इसके कि वो मुझे कन्वीनियंस दे, मुझे प्रॉब्लम देना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमने कुछ बेसिक टास्क ही करने होते हैं इनको यूज़ करते हुए। तो CS4 जो है मेरे हिसाब से मोर देन इनफ होता है। लेकिन अगर आपके पास हायर वर्जन है दैट्स गुड, अगर लोअर वर्जन है तब भी हमारा काम चलेगा। सो हमें एक तो ड्रीमवीवर चाहिए होगा। ड्रीमवीवर को यूज़ करने का मकसद ये होता है कि हम इसके अंदर फाइल को ओपन कर लेते हैं और आसानी के साथ फाइल को एडिट या मॉडिफाई किया जा सकता है। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, एक फाइल खोल के, तो आपको नज़र आएगा कि किस तरह से ये होता है। मसलन ये मैंने एक फ़ाइल खोली है page.php, ये वर्डप्रेस थीम का हिस्सा होती है।
और इसमें आप देख सकते हैं कि जो PHP है, PHP के रिजर्व वर्ड्स, वो वर्ड्स जो PHP के लिए रिजर्व हैं वो ग्रीन कलर में नज़र आ रहे हैं। जो HTML कोड है, जो टैग्स हैं HTML के टैग्स, वो ब्लू कलर में नज़र आ रहे हैं, और जो PHP फंक्शंस हैं वो आपको ब्लैक कलर में नज़र आ रहे हैं, और जो स्ट्रिंग्स हैं वो आपको रेड कलर में नज़र आ रही हैं। सो इसमें जो कोड है वो आपको डिफरेंट स्कीम्स में दिखाया जाएगा, जिससे कोड को देख के पहचान हो जाती है कि ये कोड एक्चुअली किस प्लेटफॉर्म से बिलोंग करता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज़ हमें चाहिए होगी वो होगा ये एडोब फोटोशॉप में हम लोगोस वगैरह बनाते हैं, या कोई इमेज क्वालिटीज़ अगर लो है, या इमेज साइजेज अगर इमेज को रीसाइज करना है तो हम फोटोशॉप के ज़रिए वो रीसाइजिंग कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ होती है तस्वीर की रेजोल्यूशन। सो हम फोटोशॉप के अंदर रेजोल्यूशन वगैरह भी चेंज करते हैं। मैं आपको जस्ट एक छोटा सा ब्रीफ सा आइडिया दे देता हूँ। ये मैंने एक नया डॉक्यूमेंट खोला है, इमेज में जाऊंगा, इसकी जो है ना इमेज साइज में ये जो रेजोल्यूशन है बेसिकली ये इंपॉर्टेंट होती है। जो आप इमेजेस यूज़ कर रहे होते हैं साइट के ऊपर, किसी भी साइट के ऊपर जो इमेज यूज़ करते हैं उसकी रेजोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो नॉर्मली जो हम रेजोल्यूशन इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो होती है 72 पिक्सल्स पर इंच। सो हम इमेजेस की रेजोल्यूशन जो है उसका ख़ास ख्याल रखते हैं कि जो रेजोल्यूशन हो वो 72 से ज़्यादा ना हो। ज़्यादा बड़े सिस्टम्स में या बड़ी जो रेटिना स्क्रीन्स होती हैं उनके लिए हम हाई रेजोल्यूशन इमेजेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल डेवलपमेंट में या जिस तरह से हमारी वेबसाइट जो हम नॉर्मल वेबसाइट्स देखते हैं, क्योंकि वेबसाइट बनाना मुश्किल काम नहीं होता, लेकिन वेबसाइट को इस तरीके से बनाया जाता है कि वेबसाइट तेज़ी के साथ एक ऐसे यूज़र के पास भी आ जाए जिसके पास एक हल्का सिस्टम है, और किसी ऐसे यूज़र के पास भी चली जाए जिसके पास बहुत एडवांस सिस्टम है। तो हम सब कुछ जो है ना वो जहन में रखते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि हमारी बनाई हुई वेबसाइट सिर्फ ऐसे लोग ही इस्तेमाल करेंगे जिनके पास 2-2.5 लाख का सिस्टम है, बल्कि हम इस चीज़ को भी जहन में रखते हैं कि यार ऐसे लोग भी इस वेबसाइट को इस्तेमाल करेंगे जिनके पास इतना ज़्यादा एडवांस सिस्टम नहीं है, 8,000 10,000 का सिस्टम है। तो अगर वो इस वेबसाइट को इस्तेमाल करना चाहते हैं या इससे भी लोअर है, तो अगर वो इस वेबसाइट को इस्तेमाल करना चाहें तो उनके पास भी वेबसाइट उसी तरह से लोड हो। सेम एज इट इज़ जब हम साइट को डेवलप करते हैं तो हम साइट को मोबाइल्स के लिए भी बनाते हैं, उस तरह की साइट को हम बोलते हैं रिस्पॉन्सिव साइट। सो इसमें भी ये ज़रूर इस बात का ख्याल रखा जाता है कि साइट के अंदर इमेजेस वगैरह इतने बड़े बड़े ना इस्तेमाल हुए में हो। बड़े साइज इन टर्म्स ऑफ फाइल साइज, जो हार्ड डिस्क पे फाइल का साइज आता है, तो जितनी ज़्यादा रेजोल्यूशन होगी उतना साइज इमेज का बड़ा होगा। जितना साइज बड़ा होगा आपकी जो इंटरनेट पैकेज की रिक्वायरमेंट है वो उसके मुताबिक नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा डाटा लोगों को ज़ाया हो सकता है आपकी वेबसाइट खोलने में। तो हम इस बात का ख्याल रखते हैं कि जो साइजेस हैं वो एक्सेप्टेबल हो, जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम लेवल। सो इमेज साइजेस जो है वो ऑप्टिमम होने चाहिए, ना ज़्यादा बड़े ना ज़्यादा छोटे, यानी कि रेजोल्यूशन ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा है। इसी तरह से इमेज साइज जो होगा इन टर्म्स ऑफ हार्ड स्पेस, हम कोशिश करते हैं कि इतने ज़्यादा स्पेस लेने वाले इमेजेस इस्तेमाल ना करें, बल्कि दरमियाने साइज के इमेजेस इस्तेमाल करें। नो देखते हैं हमारी जो है डाउनलोड का स्टेटस क्या है। डाउनलोड हमारी कंप्लीट हो चुकी है और उस डाउनलोड को मैंने इस फोल्डर में रख लिया है। ये फाइल मैंने पहले एक्सट्रैक्ट कर ली थी, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, ये दो चीज़ें हमने डाउनलोड की हैं, एक वेब सर्वर और दूसरा हमने डाउनलोड कर लिया है वर्डप्रेस का पैकेज जिसको हम इंस्टॉल करेंगे। पैकेज मीन्स इट्स अ फोल्डर, ये इट्स अ जिप फाइल जिसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे तो इसमें से फोल्डर निकलेगा और उस फोल्डर में फाइल्स होंगी, और वही फाइल्स हैं बेसिकली जो हम इंस्टॉल करते हैं और हमारी वर्डप्रेस से हमें मिल जाती है। नाउ दो चीज़ें मैंने आपको बता दी डेवलपमेंट के लिए। एक हम ड्रीमवीवर इस्तेमाल करते हैं, वर्जन कुछ भी हो सकता है, CS3 CS4 और व्हाटएवर को अगर एडवांस है तो वो भी चल सकता है। इसके अलावा हम फोटोशॉप इस्तेमाल करते हैं, और जो तीसरी चीज़ हमें डेवलपमेंट में इस्तेमाल करनी होती है वो होता है फाइलज़िला। फाइलज़िला इस वक्त हमारा यूज़ में नहीं आएगा, लेकिन जब हमारी वेबसाइट कंप्लीट हो जाएगी और हम इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे अपनी प्रॉपर डोमेन के ऊपर, तो उसके बाद हम जो है ना हमें फाइलज़िला की ज़रूरत पड़ेगी फाइल को अपनी होस्टिंग पर अपलोड करने के लिए।
और वहाँ से डाउनलोड करने के लिए। जब हम एक वेबसाइट कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर उस वेबसाइट को कंप्लीट करने के बाद हमें उसकी होस्टिंग पर उसको अपलोड करना। तो फॉर एग्जांपल ये wordpress.org की एग्जांपल ले लेता हूँ। तो ये बनी कहीं लोकल सिस्टम पे किसी ने बनाई होगी, जिस तरह से हम लोकल होस्ट पे भी या ज़ैम्प के ऊपर भी बनाएंगे। बनाने के बाद ये डोमेन नेम खरीदा जाता है wordpress.org, इसको हमें खरीदना पड़ता है। कंपनीज ये सेल करती हैं। अब अपनी मकसद का हम डोमेन नेम खरीद लेंगे, उसके बाद फिर हम होस्टिंग पैकेज खरीदेंगे। होस्टिंग पैकेज के लिए डिफरेंट कंपनीज हैं। फॉर एग्जांपल GoDaddy का नाम सुना होगा आपने, या और भी हैं, HostGator है, ब्लू होस्ट है। सो बहुत सारी होस्टिंग कंपनीज हैं। उनसे फिर हम होस्टिंग स्पेस खरीद लेते हैं। होस्टिंग स्पेस से मुराद ये होता है कि होस्टिंग अकाउंट ले लेते हैं, यानी कि वो हमें अपने कंप्यूटर के ऊपर कुछ हार्ड स्पेस और डेटाबेस बनाने के लिए एरिया हमें एलोकेट कर देते हैं, और उस चीज़ को हम होस्टिंग बोलते हैं। सो हम होस्टिंग पे जाते हैं, अपनी फाइल्स को होस्टिंग के ऊपर ट्रांसफ़र कर देते हैं। इस ट्रांसफ़र के प्रोसेस को हम अपलोडिंग बोलते हैं। सो हम अपनी साइट को अपलोड करेंगे ऑन टू अ प्रॉपर होस्टिंग। इट कैन बी अ ब्लू होस्ट, या ये GoDaddy को इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई भी लोकल कंपनी जो कि होस्टिंग दे रही है। हम उस कंपनी से होस्टिंग स्पेस ले लेंगे और वहाँ पर अपनी वेबसाइट को ट्रांसफ़र कर लेंगे, एंड देन ऑनवर्ड्स वहाँ से साइट जो है वो चलना शुरू हो जाएगी। जब हमारी वेबसाइट ट्रांसफ़र हो जाती है, ट्रांसफ़र करने के लिए भी हमें फाइलज़िला का इस्तेमाल करना होता है, और ट्रांसफ़र होने के बाद अगर हमें कोई मॉडिफिकेशन करनी है तो हम फाइलज़िला के ज़रिए फ़ाइल जो है वो डाउनलोड करते हैं और उनको अपने सिस्टम पर चला के, तो डाउनलोड करने के बाद हम उनको उन फाइल्स को प्रीमियर में ओपन करके मॉडिफाई करके चेंजेस कंप्लीट करने के बाद हम फाइलज़िला के ज़रिए ही फाइल्स को अपलोड कर देते हैं। तो हमें तीसरी चीज़ जो है वो फाइलज़िला चाहिए। इसके अलावा हमें चाहिए होगा फायरफॉक्स। ये फायरफॉक्स ब्राउज़र है। इसके अंदर हमें जब वेबसाइट बना रहे होंगे तो इसके अंदर जो है साइट को ओपन करके चेक किया जाता है कि साइट एक्चुअली कैसी नज़र आ रही है। हमारे पास डिफरेंट ब्राउज़र्स मौजूद हैं। हम जब वेबसाइट बनाते हैं तो हमारा बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि हमारी वेबसाइट फायरफॉक्स जो कि ब्राउज़र है फायरफॉक्स पर भी चले। ये क्रोम पड़ा हुआ है, हमारी वेबसाइट सेम एज इट इज़ लुक हमारी क्रोम पर भी वही आनी चाहिए जो कि फाइलज़िला पर आ रही है। इसी तरह से सफारी है, तो सफारी पर भी एग्जैक्टली वेबसाइट वैसी ही नज़र आनी चाहिए जैसे कि हमारी किसी और ब्राउज़र पर नज़र आ रही है। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं क्रॉस ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी। सो जब हम एक वेबसाइट बनाते हैं तो हम क्रॉस ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी का ख़ास ख्याल रखते हैं। तो डेवलपमेंट के दौरान ज़रूरी नहीं है कि मैं फायरफॉक्स के अंदर ही वेबसाइट को बनाऊंगा या चेक करूंगा। मैं क्रोम भी इस्तेमाल कर सकता हूं, मैं इंटरनेट एक्सप्लोरर भी इस्तेमाल कर सकता हूं, मैं सफारी भी इस्तेमाल कर सकता हूं। जो ब्राउज़र मुझे अवेलेबल है या जिस ब्राउज़र के अंदर मैंने साइट देखनी है, या मैं समझता हूं कि ज़्यादा लोग वो ब्राउज़र इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो मैं उस ब्राउज़र के अंदर साइट को डेवलप करता हूँ। और अगर आपकी डेवलपमेंट स्किल अच्छे है तो आप इस बात का यकीन होता है कि अगर आपने एक वेबसाइट फायरफॉक्स पे बनाई है तो वो ऑटोमेटिकली क्रोम पर भी उसी तरह से चलेगी जिस तरह से फायरफॉक्स पे चल रही है। सो लेकिन एटलीस्ट आपको एक ब्राउज़र चाहिए जिसके अंदर आप वेबसाइट को ओपन करके चेक करते रहेंगे कि साइट किस तरह से बन रही है, सही बन रही है कि गलत बन रही है। अब हम वैम्प हमने डाउनलोड किया है और हम वैम्प की इंस्टॉलेशन की तरफ आएंगे। वैम्प के अलावा एक और चीज़ भी होती है जिसको हम वेबसाइट ये वर्डप्रेस चलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको हम ज़ैम्प बोलते हैं। सो ज़ैम्प भी है, हम बेशक ज़ैम्प डाउनलोड कर लें या वैम्प डाउनलोड कर लें। मकसद हमारा ये है कि हमारे सिस्टम पर अपाची और phpMyAdmin आ जाए, जिसके ज़रिए हम अपने लोकल सिस्टम पर अपने ज़ाती कंप्यूटर पर, पर्सनल कंप्यूटर पे हम वर्डप्रेस को चला सके और लोकल सिस्टम पर डेवलपमेंट हम कंप्लीट कर सके। डेवलपमेंट बेसिकली डायरेक्टली हम होस्टिंग पर भी कर सकते हैं, लेकिन लोकल सिस्टम पर करने का मकसद ये होता है कि लोकल सिस्टम पर डेवलपमेंट ज़्यादा स्पीड के साथ और ज़्यादा आसानी के साथ हो जाती है, और जब हमारा सारा काम कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि जब हम ऑनलाइन सर्वर को इस्तेमाल करें डायरेक्ट, अगर फॉर एग्जांपल हम GoDaddy की होस्टिंग ली हुई है, डायरेक्टली हम वहाँ पर डेवलपमेंट स्टार्ट कर दें, तो ये होता है कि हमें फाइल डाउनलोड करनी है फाइलज़िला के ज़रिए, फिर उसमें चेंजेस करनी है, फिर उसको अपलोड करना है। तो ये अपलोड और डाउनलोड में काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है हमारा वेस्ट होता है। तो उस टाइम को बचाने के लिए हम लोकल सिस्टम पर अपने कंप्यूटर पर वैम्प या ज़ैम्प इंस्टॉल कर लेते हैं, और इंस्टॉल करने के बाद अपने ही सिस्टम पर डेवलपमेंट कंप्लीट करते हैं, और कंप्लीट करने के बाद फिर हम उसको अपलोड कर देते हैं।
अब मैं वैम्प की इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। बेसिकली मेरे सिस्टम पर वैम्प पहले से इंस्टॉल हुआ है, तो मैं इंस्टॉलेशन स्टेप्स को कंप्लीट नहीं करूँगा, लेकिन जहाँ तक हम जा सकेंगे हम जाएंगे। एंटर प्रेस किया, ये मुझसे परमिशन मांगेगा। इसने मुझसे परमिशन मांगी है, मैंने यस किया है। अच्छा, अब ये मुझसे लैंग्वेज का पूछ रहा है। लैंग्वेज में इंग्लिश सेलेक्ट करूंगा। दो मेरे ख्याल ऑप्शन हैं, एक फ्रेंच है, एक इंग्लिश में। इंग्लिश सेलेक्ट करूंगा, ओके पे क्लिक करूंगा। अच्छा, यानी कि विंडोज 7 ने सपोर्ट जो है वो छोड़ दी है माइक्रोसॉफ्ट ने इतनी ज़्यादा विंडोज 7 की, तो कह रहा है कि यार हो सकता है मसले हों, लेकिन मैंने क्योंकि इस्तेमाल किया, मुझे पता है कोई मसला नहीं आता। मैं ओके करूंगा, एग्री एग्रीमेंट करूंगा, नेक्स्ट करूंगा, नेक्स्ट करूंगा। यहाँ से मेरे पास ऑप्शन है सी या डी। सी के ऊपर क्योंकि विंडोज़ पहले से मौजूद होती है, विंडोज़ की अपनी फाइल्स, तो सी काफ़ी ज़्यादा कवर्ड होती है पहले से ही विंडोज़ की फाइल से। अगर मैं इसको सी पे इंस्टॉल करूँगा तो हार्ड स्पेस पहले से क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा कवर्ड हुई होगी, तो जैम को चलने में थोड़ी सी परेशानी होगी। तो मैं किसी ऐसी ड्राइव पर इंस्टॉल करूँगा जहाँ पर लोड ज़्यादा नहीं है। मेरी डी ड्राइव पे ज़्यादा लोड है तो सही, लेकिन ये है कि डी ड्राइव पे ही मैं नॉर्मली ऐसी चीज़ें रखता हूँ, तो मैं इसको डी पे इंस्टॉल करूँगा। डी लिख के नेक्स्ट करूँगा। इसका क्योंकि पहले से मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, इसलिए मुझे वो बता रहा है कि ये पहले से फोल्डर मौजूद है। फोल्डर का नाम थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ से मुझे PHP का वर्जन कौन सा चाहिए। अब इस जैसे कि वैम्प के बारे में मैंने आपको बताया कि वैम्प हम इंस्टॉल इसलिए करें ताकि इस पर हमारी वर्डप्रेस चल सके। वर्डप्रेस बेसिकली वर्डप्रेस PHP फाइल्स पर मुश्तमिल होती है, तो हमें जब तक PHP इंस्टॉल नहीं करेंगे हमारी वर्डप्रेस जो है वो नहीं चल सकती। सो बेसिक मकसद वैम्प को इंस्टॉल करने का ये है कि हमारे लोकल सिस्टम पर PHP चल जाए। सो इस मकसद के लिए हम PHP का हाईएस्ट वर्जन जो यहाँ पर अवेलेबल है, जो कि अलाउड है, बाकी सारे डिसेबल्ड है, सो यहाँ तक हम कर सकते सेलेक्ट। सो ये हम PHP सेलेक्ट कर लेंगे, और हमें दूसरी चीज़ जो चाहिए होगी वो MySQL चाहिए होगी। सो ये दोनों चीज़ें ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं, इसके अलावा सब चीज़ें डिसेबल्ड हैं। सो हमें बाकी चीज़ों से कोई गर्ज नहीं है, हमें दो चीज़ें चाहिए थी, हमने वो सेलेक्ट कर लें और क्लिक नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ से इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। मैं क्लिक करता हूँ, मैं कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मैं पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, तो मैं कैंसिल कर दूंगा और आप इसको इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। अच्छा, जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी तो हमारे पास इस तरह से वैम्प सर्वर 32 का लिंक आ जाएगा। हम इस पर क्लिक करेंगे, ये हमसे पूछेगा कि चलाना चाहते हैं, हम कहेंगे यस। नाउ ये फर्स्ट टाइम हमारे सिस्टम पर वैम्प चला देगा। अच्छा, जब ये स्टार्ट होगा तो सिस्टम ट्रे में ये रेड कलर का आइकॉन आ रहा होगा, इसका मतलब है कि वैम्प सर्वर हमारा स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद ये कुछ देर के लिए ऑरेंज कलर का हो जाएगा, और उसके बाद ये ग्रीन कलर का हो जाएगा। जब ये ग्रीन कलर का हो जाएगा, दैट मीन्स अब हमारे लिए कम्प्लीटली रेडी है, और अब हम इस पर काम शुरू कर सकते हैं। एक और मसला इसमें नॉर्मली फेस होता है कि जब आप वैम्प सर्वर को चलाते हैं तो ये रेड ही रहता है या ऑरेंज होता है, ग्रीन नहीं होता। उसकी वजह ये होती है कि बेसिकली अगर आपके सिस्टम पर स्काइप चल रहा हो या कोई भी ऐसी ऑनलाइन सर्विस जो कि सिस्टम ट्रे में कॉन्टिन्यूसली रनिंग स्टेट में या बैकग्राउंड में रनिंग स्टेट में पड़ी हुई होती है, अगर ऐसी कोई चीज़ मौजूद होगी तो ये जो आपका वैम्प सर्वर है वो ग्रीन नहीं होगा, बल्कि वो ऑरेंज रह जाएगा या वो रेड ही रहेगा। उस सूरत हाल में आपको पहले उस सर्विस को क्लोज करना होगा। मतलब आप स्काइप को यहाँ से एग्जिट कर लेंगे, अगर स्काइप के साथ कॉन्फ्लिक्ट है हम स्काइप को एग्जिट कर लेंगे, क्विट कर लेंगे, और उसके बाद हम अपना जैम्प चला लेंगे। जैम्प चलाने के बाद वैम्प चलाएंगे, और वैम्प चलाने के बाद फिर हम दोबारा से उस स्काइप को चला लेंगे। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि ये ज़रूरी नहीं है कि पहले ही अटैम्प्ट में आपका जो वैम्प है वो चल जाए, बल्कि बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि वो ग्रीन कलर का नहीं होता। तो उस सूरत हाल में फिर हम किसी भी सर्विस के साथ अगर कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, हम देखेंगे यहाँ पे क्या कुछ चल रहा है। अगर उसमें कोई ऐसी चीज़ है, मसलन हम यहाँ पे कोशिश करेंगे वन बाय वन चीज़ों को क्लोज करते जाएंगे, और हम क्लोज करने के बाद
वैम्प को चलाने की कोशिश करेंगे। अगर हमारा वैम्प जो है वो ग्रीन हो जाता है तो ठीक है, हम उसके बाद दोबारा से उन चीज़ों को ऑन कर लेंगे। अच्छा, ये हमारा आ गया। अच्छा, अगर हमारी फर्स्ट अटेम्प्ट में वैम्प नहीं चला तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से दोबारा से स्टॉप ऑल सर्विसेज करके स्टार्ट सर्विसेज को दबाएंगे। दोबारा से वो इसका स्टार्टिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। और अगर तब भी ना चले तो फिर हम मजीद एप्लीकेशंस को क्लोज करेंगे यहाँ सिस्टम ट्रे में से, और इंस्टेड कि हम स्टॉप और स्टार्ट करें, हम रीस्टार्ट पे क्लिक कर देंगे डायरेक्टली। हम पहले तो भी रीस्टार्ट पे क्लिक कर सकते थे, लेकिन ये एक आपको समझाने के लिए कि हमारे पास स्टॉप और स्टार्ट की ऑप्शन भी है और हमारे पास रीस्टार्ट की ऑप्शन भी है। अच्छा, अब हमारा जो वैम्प है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब हम चेक करेंगे कि वैम्प जो है वो कैसा नज़र आता है। वैम्प इंस्टॉल होगा, हम इस लोकल होस्ट पे क्लिक करेंगे तो वो हमें वैम्प के होम पेज की तरफ ले जाएगा। अच्छा, अब हम देखेंगे वैम्प के इंस्टॉलेशन फोल्डर में जाके, कि हमने डी ड्राइव पे वैम्प इंस्टॉल किया है। वैम्प फोल्डर में जाएंगे, यहाँ पर जो www फोल्डर है ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है वेबसाइट को रखने के लिए। सो जो भी वेबसाइट बनाएंगे हम इस www फोल्डर में बनाएंगे। अच्छा, मैं इसको खोल लूँगा। इसमें पहले से ही कुछ चीज़ें मौजूद हैं। ये हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट है, ये मेरा जो इंग्लिश ट्यूटोरियल है वो हम बना रहे हैं। फर्स्ट प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर जो वेबसाइट है उसके ऊपर पूरा इंग्लिश ट्यूटोरियल हमारा चल रहा है। अब हम उर्दू ट्यूटोरियल के लिए एक नया फोल्डर यहाँ बना लेते हैं, उसको नाम देंगे उर्दू प्रोजेक्ट। नॉर्मली हम प्रेफर करते हैं कि स्मॉल्स इस्तेमाल करें, कैपिटल वर्ड इस्तेमाल ना करें, ताकि किसी किस्म का कन्फ्यूजन बाद में ना हो। फोल्डर मैंने खोल लिया। अब मैं जाऊंगा जहां पर मैंने डाउनलोड करके रखी है वर्डप्रेस। ये मेरा वर्डप्रेस का जिप फोल्डर मुझे मिला था जो मैंने डाउनलोड किया था। अब मैं इसको यहाँ से अनजिप करूंगा पहले। फोल्डर मेरा अनजिप हो गया है। डबल क्लिक किया, ओपन किया, इसके अंदर वर्डप्रेस का फोल्डर बना हुआ है। इसको मैं ओपन करूंगा। कंट्रोल ए से तमाम फाइल्स कॉपी करूंगा। कंट्रोल ए से तमाम फाइल सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल सी से कॉपी करूंगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये उर्दू प्रोजेक्ट, ये मेरा वैम्प के अंदर www फोल्डर के अंदर उर्दू प्रोजेक्ट है, इसके अंदर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। जी, हमारी फाइल्स जो हैं वो यहाँ पर कॉपी हो चुकी हैं। ये वो तमाम फाइल्स हैं जो वर्डप्रेस की हैं। इन सिंपल वर्डप्रेस जो है वो इन फाइल्स पर मुश्तमिल होता है। अब हम जाएंगे, वर्डप्रेस के दो हिस्से होते हैं बेसिकली। एक होती है इसकी ये फाइल्स और दूसरा होता है इसमें एक डेटाबेस होती है। अब फाइल्स हमने कॉपी कर ली हैं और हम अब डेटाबेस की तरफ जाएंगे और डेटाबेस बनाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, डेटाबेस की तरफ जाने से पहले आपको एक बात, अहम बात बता दूं कि ये जो ट्यूटोरियल मैं बना रहा हूँ ये मैं इस बात को ज़हन में बना रहा हूँ कि आपके पास प्रीवियस नॉलेज वर्डप्रेस डेवलपमेंट के बारे में कुछ भी नहीं है, और हम बिल्कुल एक एज अ लेमैन हम इस काम को स्टार्ट करेंगे और स्टेप बाय स्टेप करते हुए हम इसके फाइनल स्टेज पर पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये है कि ये आपने परेशान नहीं होना कि आपको इसके बारे में, ये डेवलपमेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता, बल्कि हम इस ट्यूटोरियल के दौरान इंशाल्लाह ताला इस काबिल हो जाएंगे कि एट द एंड ऑफ द ट्यूटोरियल आप कंप्लीटली एडवांस्ड वेबसाइट्स भी हैंडल कर सकेंगे। और इसके अलावा वंस आप इस काम को सीख लेंगे तो आपको कहीं इंशाल्लाह बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि घर बैठ के आसानी के साथ आप काम ले सकते हैं। एट द एंड मैं आपको freelancer.com का काम भी सिखा दूंगा कि किस तरह से फ्रीलांसर से काम जो है वो लिया जाता है और किस तरह से आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो बेशक आप पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान के बाहर हैं, कहीं पर भी मौजूद हैं, आप इस ट्यूटोरियल सीरीज़ को फॉलो करते हुए प्रॉपर वर्डप्रेस या वेबसाइट डेवलपमेंट सीख सकते हैं बग़ैर किसी नॉलेज की ज़रूरत के। और जो जो चीज़ें हमारी इस कोर्स में आती जाएंगी हम वो चीज़ें वहाँ तक कवर करते जाएंगे। मसलन मैंने आपको बताया फ़ोटोशॉप हमें चाहिए,
तो हम फोटोशॉप कम्प्लीटली नहीं सीखेंगे, बल्कि जो जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड है हम वो काम जो है वो फोटोशॉप का सीख लेंगे, ताकि हमें आसानी के साथ हम डेवलपमेंट कर सकें। दूसरी बात यह है कि यही काम अगर आप बाहर किसी एकेडमी वगैरह से सीखेंगे तो इसमें तकरीबन कम से कम वो 3 से 4 महीने तो लगा देंगे। मेरा मकसद ये नहीं है, मेरा मकसद ये है कि आप घर बैठे बैठाए आई थिंक इन मैक्सिमम 1 मंथ, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि तकरीबन 15-20 दिनों के अंदर आप जो है वो एक प्रॉपर वेबसाइट बना सकेंगे। हम वेबसाइट बनाने के बाद उसका ट्रांसफ़र का प्रोसेस भी कवर करेंगे। मैंने इससे पहले इंग्लिश ट्यूटोरियल में लेसन नंबर 6 में ट्रांसफ़र प्रोसेस के बारे में बताया है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप यह लिंक जो है वो वीडियो के ऊपर शो होगा, आप वहाँ से ये लेसन देख सकते हैं। डेवलपमेंट के दौरान किसी भी स्टेज पर आप जो है वेबसाइट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बेशक आप कंप्लीट करने के बाद ट्रांसफ़र कर लें या ड्यूरिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस आप वेबसाइट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और ऑनवर्ड्स जितनी भी डेवलपमेंट होगी वो आप डायरेक्टली होस्टिंग के ऊपर कर सकते हैं। तो अब हम जाएंगे डेटाबेस की तरफ। नाउ डेटाबेस बनाने के लिए ये हमारे पास होम स्क्रीन आई थी। जब हमने इस पर क्लिक किया था, लोकल होस्ट पे क्लिक किया था, तो ये हमारे सामने होम स्क्रीन ओपन हुई थी। यहाँ से हम इस पर PHP माई एडमिन पर क्लिक करेंगे तो वो हमें डेटाबेस विंडो की तरफ ले जाएगा। इसके अलावा यहाँ से भी डायरेक्ट जाने की ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। हम इस पर क्लिक करेंगे, ये हमें डायरेक्टली PHP माई एडमिन या उस एरिया में ले जाएगा जहाँ पर आप डेटाबेस बना सकते हैं। ना जब आप फर्स्ट टाइम इसको ओपन करेंगे तो वो आपसे यूज़र नेम पासवर्ड पूछेगा। तो इसका जो यूज़र नेम है वो रूट है और पासवर्ड कोई भी नहीं होता बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आप सेट करना चाहें तो आप बाद में कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि लोकल होस्ट की डेवलपमेंट है तो हमें इसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका यूज़र नेम जो है वो दे दूंगा, दैट इज़ रूट ROOT और तमाम स्मॉल लेटर। क्लिक गो। ये हमारे सामने PHP माई एडमिन ओपन हो गया है। अच्छा, अब इसमें हमें डेटाबेस बनाने के लिए हमें ज़हन में रखना होगा कि डेटाबेस बनाने के 2 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप ये है कि डेटाबेस को बनाना, दूसरा स्टेप उस यूज़र को बनाना जो कि उस डेटाबेस को एक्सेस करेगा। जब हम डेटाबेस बनाते हैं तो साथ ही हमें उसका यूज़र भी बनाना पड़ता है। यूज़र जो है डेटाबेस का अपना यूज़र नेम पासवर्ड होता है। यूज़र उस यूज़र नेम पासवर्ड को इस्तेमाल करते हुए डेटाबेस में एंटर हो सकता है। तो हमें 2 काम करने हैं। पहली बात डेटाबेस बनानी है, दूसरी बात उसका यूज़र नेम और पासवर्ड बनाना है। डेटाबेस का यूज़र नेम और पासवर्ड बनेगा और साथ ही वो यूज़र भी बनेगा जो कि उस डेटाबेस को एक्सेस करेगा। और हमें उस यूज़र को प्रॉपर राइट्स देने होंगे ताकि वो आसानी के साथ डेटाबेस के अंदर डाटा जो है वो इंसर्ट कर सके या वहाँ से रिमूव कर सके। अच्छा, इस लेवल पे डेटाबेस बनाने का मकसद क्या है? मकसद ये होता है कि जो वर्डप्रेस साइट पर जो भी चीज़ें शो हो रही होती हैं वो सारी की सारी डेटाबेस के अंदर स्टोर होती है। फॉर एग्जांपल जो पेजेस हम बनाते हैं तो तमाम पेजेस के कंटेंट्स जो हैं वो डेटाबेस में स्टोर हुए होते हैं। तो जब हम वर्डप्रेस को ओपन करते हैं, वेबसाइट को ओपन करते हैं, तो सारा डाटा जो है वो डेटाबेस से उठाकर आपके पेज के फ्रंट एंड पे डिस्प्ले करवा देता है। तो इसलिए हम इस डेटाबेस को बनाएंगे। अच्छा, जितनी बातें बताने में ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और लंबा प्रोसेस नज़र आ रहा है, लेकिन बेसिकली ये एक इतना लंबा प्रोसेस नहीं है, बल्कि बहुत ही सादा और सिंपल प्रोसेस है। डेटाबेस बनाने के लिए, डेटाबेस और उसको यूज़र बनाने के लिए हम ये काम 2 स्टेप्स में भी कर सकते हैं और इसको करने का एक आसान 1 स्टेप प्रोसेस भी अवेलेबल है। हम 1 स्टेप प्रोसेस की तरफ जाएंगे। 1 स्टेप प्रोसेस में हम यूज़र बनाएंगे और यूज़र बनाने के दौरान ही हमें क्लिक किया मैंने अकाउंट यूज़र के ऊपर एंड हम कहेंगे ऐड यूज़र। हम यूज़र बनाएंगे और यूज़र बनाने के दौरान ही वो हमसे पूछेगा, यानी कि हम उसको यहाँ पे चेक ऑप्शन चेक कर देंगे कि यूज़र बनाओ और उसी नाम की डेटाबेस भी बना दो। इन 1 स्टेप वो यूज़र भी बना देगा और डेटाबेस भी बना देगा। ये काम हम 2 स्टेप्स में भी कर सकते थे, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि बताने में ही जितना लंबा प्रोसेस लग रहा है, करने में ये उतना ही छोटा प्रोसेस है। हम इसको डेटाबेस को नाम देंगे डेटा बेस डाटा उर्दू। हमारी उर्दू वेबसाइट उर्दू ट्यूटोरियल है, हम
इसका नाम डाटा उर्दू दे देंगे। यहाँ पे होस्ट में हम लोकल सेलेक्ट करेंगे, लोकल होस्ट। जब हम डेवलपमेंट कर रहे हैं तो सारा काम हमारा लोकल होस्ट पे होगा। हमारा जो डोमेन नेम आएगा, जो वेबसाइट का नाम आएगा, वो लोकल होस्ट से स्टार्ट होगा। सो लोकल हमारा नाम होगा। जो पासवर्ड है वो हम यहाँ पे दे सकते हैं। पासवर्ड जो डेटाबेस का पासवर्ड होगा, ये यूज़र का पासवर्ड, डेटाबेस का पासवर्ड है, ये हमने जनरेट किया, कॉपी किया, ऑटोमेटिकली जैसे जनरेट के साथ ही वो यहाँ पर भी आ गया। लेकिन हम कॉपी करके इसको हम अपने पास भी रख लेंगे, शायद ये फ्यूचर में इसकी ज़रूरत पड़े। सो जब हमने पासवर्ड जनरेट किया तो साथ ही हमने इसको अपने पास सेव भी कर लिया। अब हम इसी स्टेप में, यूज़र बनाने के स्टेप में ही हम कहेंगे क्रिएट डेटाबेस। यूज़र बनाओ, साथ में हमारे लिए डेटाबेस भी बना दो, और ग्रांट ऑल प्रिविलेजेस एंड वर्ड गार्ड्स, साथ ही उसको तमाम प्रिविलेजेस भी दे दो। चेक ऑल, यानी कि यूज़र जब बनेगा तो यूज़र ने बहुत सारे काम करने होंगे। फॉर एग्जांपल उसने पेजेस के लिए डाटा, जो टेबल्स या रोज या एंट्रीज बनानी होगी, उनको डिलीट भी करना पड़ सकता है, उनको चेंज भी करना पड़ सकता है। तो हम तमाम राइट्स जो है उस यूज़र को दे देंगे जो कि हमने ऊपर बनाया है। यूज़र का नाम बेसिकली है डाटा उर्दू, और यही सेम नाम जो है वो डेटाबेस का भी होगा, और पासवर्ड उसका वो होगा ये वाला जो हमने इस वक्त दिया है ना। हम करेंगे गो। इसके अलावा हमें इसमें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। हमने ऑल प्रिविलेजेस असाइन करने के बाद गो पर क्लिक कर देना है। अब ऑटोमेटिकली डेटाबेस भी बन जाएगी और उसका यूज़र भी बन चुका होगा, ऑल एट वन क्लिक प्रोसेस। नाउ डेटाबेस और यूज़र बन चुका है। अब हम प्रोसेस स्टार्ट करेंगे इस डेटाबेस को हमारी वेबसाइट के साथ लिंक करने का। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर हमारी फाइल्स मौजूद हैं उर्दू प्रोजेक्ट के अंदर, और ये हमारे जो PHP माई एडमिन है, इसके अंदर हमारी डेटाबेस बन गई है। अब हम इन दोनों को आपस में लिंक करवाएंगे। लिंक करवाने का प्रोसेस इतना मुश्किल नहीं है। हम एक न्यू टैब ओपन कर लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे लोकल होस्ट, ये हमारा सर्वर का नाम है, लोकल होस्ट स्लैश वेबसाइट का नाम था उर्दू FIRST फर्स्ट उर्दू, समथिंग लाइक दैट। लेट्स मैच इट। वेबसाइट का नाम है उर्दू प्रोजेक्ट, सो हम यहाँ पे लिखेंगे उर्दू प्रोजेक्ट। और एंटर करेंगे। जी, वर्डप्रेस सेटअप विजिट स्टार्ट हो गया। अब इस विजिट में हमें ये ऑटोमेटिकली प्रोसेस स्टार्ट होगा जब आप लोकल होस्ट के आगे उस फोल्डर का नाम लिखेंगे जिसमें आपने फाइल्स रखी थी। विजिट स्टार्ट हो गया। सबसे पहले हमसे पूछ रहा है कि किस लैंग्वेज में आपने साइट बनानी है, तो वो है इंग्लिश लैंग्वेज। इसके बाद ये स्क्रीन आएगी, हम इसको कहेंगे लेट्स गो। यहाँ पर हमने देना है डेटाबेस का यूजर नेम और पासवर्ड और डेटाबेस का नाम। सो डेटाबेस का नाम था डाटा उर्दू। हम डाटा उर्दू जो नाम है वो यहाँ से कॉपी कर लेंगे। बेसिकली जिस टाइम बनाई थी उसी टाइम ये चीज़ें हमें अलग से सेव कर लेनी चाहिए थी, लेकिन उस वक्त हमने गलती की। अब हम इसको यहाँ पर फाइल में साथ ही में रख लेते हैं। ये है हमारा डेटाबेस नेम, सेम हमारा यूजर नेम। अच्छा, इसमें आप देखें तो मैंने कॉपी किया तो ये स्पेस साथ में आई है। स्पेस सारे काम को खराब कर देगी। स्पेस को यहाँ से रिमूव करवा देना एंड से। वहाँ पर तो मैंने करते हुए रिमूव करवा लिया था क्योंकि मुझे नजर आ गया था, लेकिन आपने इस बात का ख्याल रखना है कि डेटाबेस का नाम कॉपी करते हुए किसी किस्म की स्पेस आगे या पीछे ना आए। ये देखिए स्पेस आ रही है यूजर नेम में। अगर मैं स्पेस इस तरह से छोड़ दूंगा तो काम हमारा नहीं होगा, तो इस स्पेस को हम बैक स्पेस से रिमूव करवा लेंगे। पासवर्ड जो है इसका डेटाबेस का पासवर्ड, वो हमारा डेटाबेस ये है, और डेटाबेस बनाई गई है लोकल होस्ट पर। और ये है प्रीफिक्स, टेबल प्रीफिक्स। ये टेबल प्रीफिक्स वो है जो कि वर्डप्रेस जो है ऑटोमेटिकली टेबल्स से पहले लगा देगा। अभी जब हमारी टेबल्स बनेंगे, डेटाबेस बनेगी, तो आपको दिखाऊंगा कि ये प्रीफिक्स कहाँ पर आएगा। सबमिट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट विंडो में रन इंस्टॉलेशन कर दो। यहाँ पर हम साइट का टाइटल देंगे, तो हम इसको कहेंगे उर्दू, सॉरी टाइटल देंगे, टाइटल कैन बी उर्दू वेबसाइट। ये वो चीज़ है जो एज अ लोगो वो इस्तेमाल करेगा। यूज़र नेम। नाउ अब हम बात कर रहे हैं वेबसाइट के यूज़र की। डेटाबेस यूज़र पासवर्ड हो गया ख़त्म। अब हम बात करेंगे वेबसाइट के यूज़र और पासवर्ड की। सो
जब हम वेबसाइट के अंदर फॉर एग्जाम्पल हमारी वेबसाइट बन जाएगी तो हम इसके अंदर कंटेंट डाल सकते हैं या कंटेंट निकाल सकते हैं, पेज बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तमाम कामों को करने के लिए हमें उस वेबसाइट में लॉगिन करना पड़ेगा और लॉगिन करने के लिए हमें यहाँ पर उसका यूज़र नेम बनाना पड़ेगा। सो हमारा जो यूज़र नेम होगा वो एडमिन होगा और ये होगा हमारा पासवर्ड। इसको भी हम एक अलग जगह पर सेव कर लेते हैं। ये जो वेबसाइट का यूज़र नेम और पासवर्ड हमने अलग जगह पे सेव कर लिया। अलग जगह पे सेव करने का मकसद ये है कि डेटाबेस का यूज़र नेम पासवर्ड तो एक दफ़ा इस्तेमाल होना था, वो हो गया। अब तमाम फ्यूचर कामों के लिए ये यूज़र नेम और पासवर्ड हमारा इस्तेमाल होगा। सो इसको हमें प्रॉपरली एक सेव जगह पर रखना है। तो इसको मैंने सेव कर लिया अपनी फाइल में और ईमेल एड्रेस यहाँ पर मैं कोई सा भी दे दूंगा। कोशिश करेंगे कि यहाँ पे अपना रियल ईमेल एड्रेस दिया जाए, क्योंकि अगर आप पासवर्ड वगैरह भूल जाएंगे तो फिर इस ईमेल एड्रेस पर तमाम कॉरेस्पॉन्डेंस होगी। सो अगर पासवर्ड भूलते हैं तो हम रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं फ्रॉम आवर साइड कि हम पासवर्ड भूल गए हैं। उस वक्त वो हमसे ये ईमेल एड्रेस पूछेगा, हम ये ईमेल एड्रेस देंगे और हमारा नया पासवर्ड या पासवर्ड रीसेट करने के बारे में इंस्ट्रक्शंस इस ईमेल एड्रेस पे फॉरवर्ड की जाएंगी फ्रॉम द वेबसाइट। ये वेबसाइट के अंदर बिल्ट इन सिस्टम है, वर्डप्रेस ने बनाया है कि अगर आप पासवर्ड भूल जाएं तो फिर आपको पासवर्ड जो है रीसेट करने के लिए इंस्ट्रक्शंस इस ईमेल एड्रेस पे दी जाएंगी। सो ये ईमेल एड्रेस रियल ईमेल एड्रेस होना चाहिए आपका। इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे। ये यूजर नेम पासवर्ड जो हमने दिया था वो हमसे पूछ रहा है ब्राउजर कि इसको सेव कर लूं। जी मैं कहता हूँ सेव कर लो। और अब हम इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया है और हम क्लिक करेंगे लॉगिन और यहाँ पर हम यूजर नेम पासवर्ड जो कि मैंने सेव कराया था अभी अभी वो देना पड़ गया है, वो देंगे और हमारी सिस्टम जो वेबसाइट है उसके अंदर लॉगिन कर जाएंगे। ये हमने लॉगिन किया है और वेलकम टू वर्डप्रेस। नाउ दिस इज शोइंग दैट के प्रोसेस ऑफ इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है और हम इस वक्त वेबसाइट के अंदर मौजूद हैं। ये कहलाता है वेबसाइट का डैशबोर्ड, वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। यहाँ से हम डिफरेंट किस्म के काम जो है वो परफॉर्म करेंगे, लेकिन ये बेसिकली फ्रंट एंड नहीं है। फ्रंट एंड पे साइट ऐसी शो नहीं होगी, बल्कि जो साइट शो होगी, हम राइट क्लिक करते हैं विजिट साइट पे, यहाँ पे ऊपर गया हूँ मैं, ये साइट का टाइटल था उस पर गया हूँ, होवर किया है तो विजिट साइट की ऑप्शन नजर आई। यहाँ पे मैंने राइट क्लिक करके ओपन इन न्यू टैब किया और ये है हमारी वेबसाइट का फ्रंट एंड। सो एट दिस पॉइंट वेलकम टू वर्डप्रेस और हमारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है और हमने एक वेबसाइट जो है वो सेटअप कर ली है। अब फ्यूचर वीडियोस के अंदर हम इसको मजीद पॉलिश करेंगे। ये कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी आया है, दिस इज जस्ट अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द वेबसाइट। नाउ हमारे पास ऑप्शन मौजूद है अपीयरेंस के अंदर थीम्स की। यहाँ पर जो है हम थीम्स, हमें बिल्ट इन थीम्स मिल जाती है। थीम्स आर बेसिकली बिल्ट इन फ्रंट एंड्स। सो ये क्विक प्रोसेस होता है, यहाँ से हम डायरेक्टली थीम इंस्टॉल करते हैं और विद इन मिनट्स जो है हमारी कंप्लीट वेबसाइट जो है वो रेडी हो जाती है। लेकिन हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हम वेबसाइट, क्योंकि नॉर्मली होता ये है कि डिज़ाइन हमें दिया जाता है। कोई भी शख्स अगर वेबसाइट बनाना चाहता है तो वो हमें डिज़ाइन देता है कि इस डिज़ाइन को, कोई शख्स ये नहीं चाहता कि वन क्लिक के अंदर वेबसाइट बना के दे दी जाए। सो जब भी रिक्वायरमेंट आएगी आपके पास डिज़ाइन आएगा, आपके पास कंप्लीट रिक्वायरमेंट आएंगी और उन रिक्वायरमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए आप डेवलपमेंट करेंगे। सो ये है कि हम बेसिक थीम्स भी इंस्टॉल यूज़ कर सकते हैं और लेकिन हमारा मकसद जो है वो इससे कहीं आगे है, तो हम इस वक्त कोई भी बेसिक थीम इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक बेसिक थीम इस्तेमाल करेंगे और हम उसको यूज़ करते हुए उसको आगे कस्टमाइज करते हुए फर्दर इन्हांस कर लेंगे या कस्टमाइज कर लेंगे अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। अच्छा, इस पॉइंट पर एक और बात जो आपको बताना बहुत ज़रूरी है वो ये है कि हमने इंस्टॉलेशन प्रोसेस में सबसे पहले वैम्प सर्वर इंस्टॉल किया। वैम्प सर्वर हमने डाउनलोड किया इस लोकेशन से। अच्छा, इसके बारे में, वैम्प सर्वर के बारे में जानना इंतहाई ज़रूरी है। यहाँ से डाउनलोड नहीं किया था, मैं जाता हूँ उस लोकेशन जहाँ से डाउनलोड किया था।
अच्छा, ये वो वेबसाइट है जहाँ से हमने वैम्प सर्वर जो है वो डाउनलोड किया था। मैंने आपको बताया था कि हम वैम्प सर्वर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ज़ैम्प सर्वर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। काम दोनों का यही है कि हमारे सिस्टम पर वो पीएचपी हमारे सिस्टम को पीएचपी चलाने के काबिल कर देगा और डेटाबेसेस वगैरह हम उस पर आसानी से बना सकेंगे। ये जो पीएचपी चलाने वाला जो सर्वर होता है उसको हम अपैची बोलते हैं, सो हमारे सिस्टम पर अपैची इंस्टॉल कर देगा और अपैची के जरिए हम उसके ऊपर पीएचपी वगैरह आसानी से चला सकेंगे। नाउ ये ज़ैम्प सर्वर है, इस कॉन्सेप्ट से आप अपनी जान नहीं छुड़ा सकते। ज़ैम्प सर्वर हमारी जो डेवलपमेंट है इसकी बैकबोन कहलाता है। मींस हमें इसकी इंस्टॉलेशन करना कंपलसरी है। ये प्रोसेस हमें आना ही चाहिए और इस प्रोसेस से हम जान नहीं छुड़ा सकते। क्यों आना चाहिए? अगर हम वर्डप्रेस इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें हमें बैकएंड पे ज़ैम्प चाहिए, ज़ैम्प की सपोर्ट चाहिए। अगर हम कोई और सिस्टम, फॉर एग्जांपल हम जूमला में काम करना चाहते हैं, हम मैजेंटो में काम करना चाहते हैं, हम शॉपिफाई में काम करना चाहते हैं, हम शॉपवेयर में काम करना चाहते हैं, ये तमाम एडवांस टूल्स हैं वेबसाइट्स बनाने के। तो मसलन मैजेंटो को इस्तेमाल करते हुए शॉपिंग कार्ट्स या जिसको हम ई कॉमर्स वेबसाइट्स कहते हैं, अच्छी एडवांस ई कॉमर्स वेबसाइट्स जो है वो मैजेंटो में बनती हैं। इसके अलावा शॉपिफाई में बनती हैं। शॉपवेयर एक बहुत अच्छा टूल है ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए। तो इन तमाम टूल्स को, इन तमाम फ्रेमवर्क्स को इस्तेमाल करने के लिए और इनको इस्तेमाल करते हुए वेबसाइट्स बनाने के लिए जो बेसिक फाउंडेशन आपको अपने सिस्टम पर चाहिए वो वैम्प सर्वर है। सो आप सबसे पहले अपने सिस्टम पर वैम्प सर्वर इंस्टॉल करेंगे एंड उसके बाद आप अपने सिस्टम के ऊपर कोई भी जो है फ्रेमवर्क चला सकते हैं। इस वक्त हम इस पर वर्डप्रेस चला रहे हैं। वर्डप्रेस भी बगैर ज़ैम्प के चलाना पॉसिबल नहीं है, तो हम वैम्प सर्वर मिस्टेकली मैंने ज़ैम्प इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन ज़ैम्प भी वही है जैसा वैम्प है। सो कोई ऐसी बात नहीं अगर मैं ज़ैम्प भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि हमने प्रोसेस ज़ैम्प का नहीं सीखा तो वो थोड़ा सा हट के बात हो जाएगी। लेकिन ये है कि वैम्प सर्वर जो है वो इंस्टॉल करना आना बहुत ज़रूरी है। ज़ैम्प के बारे में भी हम देख सकते हैं, मैं इंशाअल्लाह ताला इन फ्यूचर एक वीडियो ज़ैम्प के बारे में बना दूंगा। लेकिन दोनों ही वो चीज़ें हैं जिनके ज़रिए आप अपने सिस्टम पर वर्डप्रेस या कोई और फ्रेमवर्क चला सकते हैं। वैम्प सर्वर की या ज़ैम्प सर्वर की खूबी ये है कि इसके अंदर इसको चलाने के लिए हमें कोई ज़्यादा एडवांस्ड सिस्टम की ज़रूरत नहीं है। हम अपने एक बुनियादी से कंप्यूटर के ऊपर आसानी के साथ वैम्प और ज़ैम्प इंस्टॉल कर सकते हैं और उनको इस्तेमाल करते हुए हम लोकल होस्ट पर डेवलपमेंट वगैरह कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम अपना फर्स्ट लेसन क्लोज करेंगे। इंग्लिश लेसन की बनिस्बत इस लेसन को मैंने ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव बनाया है क्योंकि कुछ दोस्तों की तरफ से डिमांड आ रही थी कि यार हमें इसका समझाया जाए कि हमें कि ये चीज़ जो फर्स्ट स्टेप है ज़ैम्प सर्वर इंस्टॉल करना क्यों ज़रूरी है या वर्डप्रेस है क्या चीज़। तो मुनासिब मैंने ये समझा कि इसको ज़रा ज़्यादा डिटेल के साथ समझाया जाए। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल के आइकॉन पर भी क्लिक कर दें अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि अगले आने वाले जो ट्यूटोरियल्स हैं उनको भी आप देखें। तो प्लीज़ बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दें। और आई एम श्योर, ये बात मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि किसी किस्म की बेसिक नॉलेज इसको सीखने के लिए नहीं चाहिए। जो कुछ चाहिए होगा हम ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द कोर्स, जब हम एक काम कर रहे होंगे उसी दौरान जो जिस किस्म के स्किल्स आपको चाहिए होंगे मैं उसी वक्त वो स्किल्स आपको समझा दूंगा और उन स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए आप वो काम कर जाएंगे। सो ये घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपको फ़ोटोशॉप नहीं आती या आपको ड्रीम वीवर नहीं आता। फ़ोटोशॉप, ड्रीम वीवर आसानी के साथ, फाइलज़िला आसानी के साथ सीरीज़ के ऊपर अवेलेबल होता है। आप वहां से लेके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन रिसोर्सेज भी मौजूद हैं जहां से आप इनको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं और फाइलज़िला भी ऐसे ही है। सो ये तमाम चीज़ें जो है वो आसानी के साथ डाउनलोड की जा सकती हैं और इंस्टॉल करके काम चलाया जा सकता है। सो यहाँ पर मैं अपना जो है फर्स्ट लेसन क्लोज करूँगा। थैंक यू so much for watching. Meet you in the next lesson. Thank you so much. Bye for now.